स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स का अगेन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन का है, लेकिन इस वक्त वन डायमेंशन में क्वेश्चन नहीं है. दिस क्वेश्चन इज इन थ्री डायमेंशन. फॉर इंस्टेंस, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एडमिसिबल वेव फंक्शन इन थ्री डायमेंशन? हियर n1 n2 n3 n4 and r0 are constants, where small r stands for radial coordinate. He has asked me, in out of these four options, which wave function are admissible. So let us check which of the wave functions can be normalized. Before proceeding to attempt this question, I will like to tell student, आपको मैंने पहले भी कहा था कि वेव फंक्शन जो है हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए. फॉर इंस्टेंस, कंटिन्यूअस वेव फंक्शन के एग्जांपल है जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, दैट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस. कैसे पता चले कि गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं? तो कंटिन्यूटी में तीन पॉइंट्स देखे जाते हैं. एक लिमिट होती है कंटिन्यूटी. लिमिट में दो चीजें देखते हैं, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट. लेकिन कंटिन्यूटी में तीन पॉइंट्स देखे जाते हैं, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू, और तीसरी चीज लेफ्ट हैंड लिमिट. और कंटिन्यूटी में अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है. So value of function at point A suppose is equal to right hand limit equal to left hand limit. अगर तीनों सेम है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है. जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू पावर माइनस x, तो उसका ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस है. और डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है कि अगर मान लो ए पॉइंट से कोई फंक्शन स्टार्ट है, वैल्यू भी है, राइट हैंड लिमिट भी है, पर लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है, तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. मैं फिर बता दूं, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब जब तीन चीजें बराबर, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू. अब ये क्वेश्चन जो है दिस इज आस्क्ड इन थ्री डायमेंशन. और स्टूडेंट थ्री डायमेंशन में स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होते हैं जिसमें तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, r, थीटा, फाई. और जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है थ्री डायमेंशन में, क्योंकि अब ये डी टाउ जो है दिस इज वॉल्यूम एलिमेंट, डीवी या डी टाउ या डीवी, वॉल्यूम एलिमेंट इन थ्री डायमेंशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रिटन एज r स्क्वायर dr इनटू sin थीटा इनटू d फाई. तो r स्क्वायर dr इनटू थ्री डायमेंशन में जो वॉल्यूम एलिमेंट है that is r square dr sin theta d theta d phi. So please remember, volume element in three dimension in spherical coordinate system is written as r square dr sin theta d theta d phi. ये भी क्वेश्चन है, how will you write volume element in spherical polar coordinate system? r square dr sin थीटा d थीटा d फाई. लेकिन मैंने अपने क्वेश्चन जो मेरे से पूछा उसमें मैंने देखा डिनोमिनेटर में आ रहा है, कहीं पे भी थीटा फाई का जिक्र नहीं है. तो इसलिए sin थीटा d थीटा d फाई को आई विल नॉट टेक इनटू अकाउंट. आई विल सिंपली, क्योंकि ये कांस्टेंट्स आ जाएंगे, तो आई विल सिंपली टेक वॉल्यूम एलिमेंट एज r स्क्वायर dr. और स्टूडेंट स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में r की जो वैल्यू होती है दैट लाइज बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी, थीटा की जो वैल्यू होती है दैट लाइज बिटवीन 0 एंड पाई, फाई की जो वैल्यू होती है दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई. और स्फीयर को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्फीयर को डिफरेंट सर्कल में कट करते हैं. स्फीयर को डिफरेंट सर्कल में हम कट करते हैं, स्फीयर को काटते हैं डिफरेंट सर्कल में. और एक ऐसा सर्कल आएगा, एक ऐसा सर्कल ड्रा होगा जिस पे पॉइंट लाई करेगा. और एक ऐसा सर्कल आएगा, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ होगा जिस पे पॉइंट लाई करेगा, और वो पॉइंट ओरिजिन से जब हम ज्वाइन करेंगे तो वो जो रेडियस बनेगा वो लिटिल r होगा. तो इस रेडियस को लेके हम स्फीयर ड्रॉ करते हैं.
और एक्स एक्सिस से चलना शुरू करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट सर्कल, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स। तो वो तो मैं ये बता रहा हूँ कि इस 3 डायमेंशन में ये जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वॉल्यूम एलिमेंट है वो r स्क्वायर dr sin थीटा d थीटा d phi, और थीटा लाइज बिटवीन 0 and pi, phi lies between 0 and 2 pi, and r lies between 0 and infinity. So let us, before proceeding toward this question, I will like to tell you orthonormality condition. इंटीग्रल साई सफिक्स आई स्टार ब्रैकेट में वेक्टर आर कोमा टी, स्टार का मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वेव फंक्शन, साई सफिक्स जे ब्रैकेट वेक्टर आर कोमा टी, ये कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वेव फंक्शन, डी टाउ इज वॉल्यूम एलिमेंट in 3 dimension, and this is equal to delta suffix ij. delta suffix i को बोलते हैं क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन। क्रोनेकर, ध्यान देना, क्रोनेकर KRONECKER, क्रोनेकर, दिस सिंबल इज ऑफ क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन सफिक्स ij, एंड क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन डेल्टा सफिक्स ij की वैल्यू 1 होती है अगर i इक्वल टू j, एंड डेल्टा सफिक्स ij इज नॉट इक्वल टू 0. Is delta suffix ij equal to 1 if I equal to j? If I not equal to j, then delta suffix ij is 0. So अब ये 2 केसेस हैं। नंबर 1 i equal to j, जब मैं i equal to j लूंगा तो ये 1 हो जाएगा, तो फिर क्या बन जाएगा i equal to j, यानी j के प्लेस पे i लिखते हैं, ये सफिक्स i, ये सफिक्स i, और ये d tau is equal to 1, और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वेव फंक्शन इज सेड टू बी normalizable. What is the condition for wave function to be normalizable? Condition of wave function to have normalization is integral psi I star psi I d tau is equal to 1. और अगला है, अगर i not equal to j तो फिर डेल्टा i j को, डेल्टा सफिक्स i j की वैल्यू 0 होगी, तो फिर इंटीग्रल psi सफिक्स i star psi सफिक्स j d tau is equal to 0. क्यों? क्योंकि i not equal to j हो तो फिर क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन becomes 0. तो this is condition for two wave function to have orthogonality with each other. So to have normalization, this condition is to be obeyed. To have orthogonality, this condition is to be obeyed. If I club both these two equations, अगर मैं दोनों इक्वेशन को इकट्ठा कर दूं, क्लब कर दूं, तो फिर ये कंडीशन जो होती है, इस कंडीशन को बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन. दिस इज ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन, दिस इज नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, दिस इज ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन. अब ये है व्हाट इज फिजिकल मीनिंग ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, व्हाट इज फिजिकल मीनिंग ऑफ नॉर्मलाइजेशन कंडीशन. जब मैं ये कहता हूं कि वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड, तो व्हाट फिजिकल inference you draw from it. So ये दो कंडीशन अभी आपने देखे. और ऑर्थोगोनैलिटी का फिजिकल मीनिंग ध्यान देना स्टूडेंट. व्हाट इज फिजिकल मीनिंग ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी? ऑर्थोगोनैलिटी का फिजिकल मीनिंग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल in 2 different states simultaneously is 0. Let me recapitulate physical meaning. Write down what is physical meaning when we say two wave functions are orthogonal. So write down please, two wave functions to have orthogonality, physical meaning is, its physical orthogonality का physical meaning क्या है? Probability of finding particle in 2 different states simultaneously is 0. और इसी प्रकार नॉर्मलाइजेशन का फिजिकल मीनिंग क्या है? नॉर्मलाइजेशन का फिजिकल मीनिंग लिख लो, क्योंकि आपको मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी के कोई यूनिट नहीं होते. प्रोबेबिलिटी इज डायमेंशनलेस एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1. और नॉर्मलाइजेशन का यही मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल
नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू सिंगल होती है, यूनिटी होती है, वन होती है, वन से ज्यादा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं होती। तो ये वैसे भी मैंने कहा था साई के मोड का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू वन होती है, और ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब मैंने अभी बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन टू डिफरेंट स्टेट्स साइमल्टेनियसली इज जीरो। और दोनों कंडीशन को जब इकट्ठा कर देंगे तो फिर ऑर्थो नॉर्मेलिटी। आइए अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको मैंने बेस दे दिया इस क्वेश्चन को करने का। पहली ऑप्शन को ट्राई करते हैं। क्या बताया था स्टूडेंट? नॉर्मलाइजेशन का क्या बताया था? मतलब फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, यूनिटी। इंटीग्रल मोड साई स्क्वायर, क्या लिखा है? इंटीग्रल मोड साई स्क्वायर। तो ये साई दिया, इसका मोड n1 स्क्वायर लिखना लिख लो, डजंट मैटर, मुझे तो ये चेक करना है। साई स्टार इंटू साई को क्या बोलते हैं? साई इंटू साई स्टार को क्या बोलते हैं? मोड साई स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये साई, इसका स्क्वायर, और आगे क्या लिखा हुआ देखो, डी टाउ। डी टाउ क्या होता है? डी टाउ या डीवी क्या बताया था? आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव। ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फंक्शन जो गिवन है उसमें सिर्फ आर की इन्वॉल्वमेंट दी हुई है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ मैंने आर स्क्वायर डी आर तक रेस्ट्रिक्ट किया। जो कांस्टेंट चीजें हैं साइन थीटा डी थीटा वो सोल्व करके आपको पता है 0 से पाई तो वैल्यू 2 आ जाएगी, और डी फाइव की वैल्यू जब इंटीग्रल से 0 से 2 पाई लेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, और n1 मोड स्क्वायर चलता रहेगा, वो कांस्टेंट्स है। ये आर स्क्वायर डी आर इसकी वजह से आया, इसीलिए क्योंकि 3 डायमेंशन लिखा, आप ध्यान दे लेना। और फिर ये 2/4 1/2। अब ये जो इंटीग्रल मुझे सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट इस इंटीग्रल को सॉल्व करना, आप देखिए एक लिमिट तो ये डी आर इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये आर की लोअर लिमिट बहुत बहुत कम, ये आर की हायर वैल्यू इंफिनिटी बहुत बहुत ज्यादा। तो आप देखिए इसमें फिजिक्स में आर जो है वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी इस क्वेश्चन में दिख रही है मुझे, एज कंपेयर टू आर इज वेरी वेरी लार्ज। इसमें देखिए इंफिनिटी, और आर जीरो इज वेरी वेरी लो कांस्टेंट है, आर इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू आर जीरो। तो आर इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू आर जीरो क्योंकि ऊपर इंफिनिटी है। जो सर्कमस्टेंस जहां पे है, क्योंकि ऊपर वाली लिमिट इंफिनिटी है, तो आर स्क्वायर के साथ आर जीरो स्क्वायर जो है वो बहुत बहुत छोटा हो जाएगा। तो आर स्क्वायर प्लस आर जीरो स्क्वायर को हम आर स्क्वायर ही कंसीडर करेंगे, और लिमिट जीरो जो है, ये जो लिमिट जीरो है इसको मैं आर जीरो ले लूंगा क्योंकि आर जीरो इज वेरी वेरी स्मॉल, तभी मैंने नेग्लेक्ट किया था। आर जीरो इज वेरी वेरी स्मॉल, तो लोअर लिमिट को वेरी, जो छोटी लिमिट है वो मैंने वेरी वेरी स्मॉल वाली ले ली, यानी आर जीरो। और तो आर स्क्वायर प्लस आर जीरो स्क्वायर, आर स्क्वायर बहुत बहुत ज्यादा है तो ये नेग्लेक्ट हो गया आर जीरो स्क्वायर उसकी तुलना में, तो ये आर स्क्वायर बन गया। और ये इसकी जगह आर स्क्वायर लिखा पावर हाफ, तो ये आर आ जाएगा। ऊपर आर स्क्वायर डी आर, इसके प्लेस पे आर आ गया, आर डी आर आ गया। अब आपको ऊपर वाली लिमिट तो चलो ठीक है इन्फिनिटी, नीचे वाली लिमिट जीरो को आपने आर जीरो क्यों लिया? क्योंकि आर जीरो बहुत बहुत छोटा था, जीरो बहुत छोटी वैल्यू, तो जीरो को मैंने आर जीरो लिख दिया, तो ये इंटीग्रेशन आ गया। तो आर वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी गोइंग अप टू इन्फिनिटी, तो आर जीरो नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू आर। ये आसान तरीका है इस करने। अब इसको जब सोल्व करेंगे इस चीज, ये ऐसे बन जाएगी चीज, तो ये आप सोल्व करेंगे तो नेचुरली आर स्क्वायर ओवर 2 और इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, यानी इंटीग्रल इन्फिनिटी। अभी मैंने कहा था नॉर्मलाइजेशन का मतलब तो 1 होता है, प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, और आप मुझे कह रहे हैं इन्फिनिटी, इसका मतलब ये एडमिसिबल वेव फंक्शन नहीं है। इस प्रकार सोचिए, नहीं तो फिर आपको बहुत कठिनाई आएगी। हम मैथमेटिक्स में सोल्व करते थे इंटीग्रेशन 1/r² प्लस आर जीरो स्क्वायर की पावर हाफ है, ऊपर आर स्क्वायर है, प्लस आर जीरो स्क्वायर ऐड करूंगा, आर जीरो स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये चीज इसके नीचे भी है, ये चीज इसके नीचे भी है, ये अंडर रूट आ जाएगा। इसका भी हालांकि इंटीग्रेशन होता है, इसका भी इंटीग्रेशन होता है, आप जानते हैं +2 में पढ़े हुए आपने इंटीग्रेशन अंडर रूट x² प्लस a²
dx का इंटीग्रेशन होता था x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ln यानी नेचुरल लॉ ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं फिर बता दूं, ये इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx किसके बराबर था x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 ln ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी प्रकार से ये वाला इंटीग्रेशन आर जीरो स्क्वायर तो चलो कांस्टेंट 1 ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर जीरो स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन आएगा ln ब्रैकेट में r प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर जीरो स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इंटीग्रल dx और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसके बराबर होता था ln ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन ये बहुत मुश्किल पड़ेगा। ये ठीक है, मैंने आपको जो तरीका बताया, तो इसी प्रकार हम इसकी इस तरीके से मत करना, ये सही रहेगा। ये मैंने आपके वैसे जानकारी के लिए लिखा। सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं। तो पहला एडमिसिबल नहीं, आइए सेकंड। फिर वही नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाई, इंटीग्रल मॉड, क्योंकि साई स्टार इनटू साई इज मॉड साई स्क्वायर, और यहाँ पे ये 1 में आर स्क्वायर प्लस आर जीरो स्क्वायर की पावर हाफ है। अभी आपने कहा साई इंटू साई, तो ये साई का स्क्वायर बन जाएगा। वैसे तो मोड है लेकिन पॉजिटिव ही है। और 3 डायमेंशन में डी टाउ यानी डी वी आर स्क्वायर डी आर, ये मैंने को कहा था साइन थीटा डी थीटा सोल्व करके लिमिट 0 से पाई लिखेंगे तो 2 आ जाएगा। डी फाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई लिखेंगे तो 2 पाई। तो ये कांस्टेंट इसको लिखने की जरूरत है, हम सिर्फ आर वाला पार्ट सोल्व करते हैं। तो ये स्क्वायर के आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये और आर स्क्वायर डी आर। फिर वही दोहराई चीज कि ये अपर लिमिट तो इन्फिनिटी है, आर बहुत ज्यादा है और आर जीरो बहुत बहुत छोटा, तो आर जीरो इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये वाली चीज आर स्क्वायर प्लस आर जीरो स्क्वायर क्या बन जाएगी? आर स्क्वायर। कोई भी चीज जब नेग्लेक्ट होती है तो स्टूडेंट इन कंपैरिजन होती है, तो ये नेग्लेक्ट किया क्योंकि आर जीरो बहुत बहुत छोटा, आर देखो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। ये नेग्लेक्ट हुआ, आर स्क्वायर कट गया डी आर का इंटीग्रेशन आर लिमिट पुट करोगे इन्फिनिटी माइनस समथिंग इन्फिनिटी, और वैल्यू तो प्रोबेबिलिटी की एक से ज्यादा होती नहीं है, तो ये तो फाइनाइट आंसर आना चाहिए था, आया इनफाइनाइट। इसका मतलब ये फंक्शन भी एडमिसिबल, एक्सेप्टेबल, वेल बिहेव्ड नहीं है। अब आती है थर्ड ऑप्शन के बाद। थर्ड को ट्राई करते हैं। फिर मैंने वही ये कंडीशन के बिना उधार नहीं होने वाला। प्लीज स्टूडेंट इन कंडीशंस को माइंड में रखिए। रिटेन दीज 3 कंडीशंस ऑलवेज इन योर ब्रेन, इन योर मेमोरी। रिमेंबर दीज रिजल्ट्स बाय हार्ट। थर्ड देखिए, फिर वो इंटीग्रल मॉड साई स्क्वायर, जो भी वेव फंक्शन होता है उसका स्क्वायर कर दीजिए। 3 डायमेंशन में डीवी को आर स्क्वायर डी आर लिखिए। फिर ये 2 से 2 कैंसिल, क्यूब हो गया। फिर ये पहले की तरह, ये ऊपर वाली लिमिट इन्फिनिटी है, आर बहुत ज्यादा है, नीचे वाली लिमिट क्योंकि बहुत छोटी लिमिट, जीरो वैल्यू को छोटी वैल्यू है इसलिए मैंने एक छोटी वैल्यू तो आर जीरो ही है। कोई बच्चा सोचता है जीरो बदल ही आर जीरो कैसे कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी तो फिर आर जीरो को जीरो ही किया था ना, नेग्लेक्ट करते हुए आर जीरो जीरो किया, तभी तो आर स्क्वायर हुआ। तो वहां आर जीरो को जीरो कह दिया, तो यहाँ जीरो को फिर आर जीरो कह दीजिए। और जब ये आर जीरो स्क्वायर नेग्लेक्ट हुआ था तो ये आर स्क्वायर का क्यूब आर की पावर 6, तो आर स्क्वायर और आर की पावर 6, आर की पावर 4, ये सॉल्व हो जाएगा। आर की पावर -4 का इंटीग्रेशन क्या होता है? आर की पावर -4 का इंटीग्रेशन क्या होता है? आर की पावर -3 और -3, ये -1 में 3, ये 1 में आर क्यों अपर 1 बाई इंफिनिटी इज 0, -1 माइनस माइनस प्लस, फाइनाइट आ गया आंसर। फाइनाइट आंसर आ गया तो ये एक्सेप्टेबल है, एडमिसिबल है। सिमिलरली प्रोसीड टू अटेम्प्ट ऑप्शन डी। फिर वो इंटीग्रल मॉड साइज किया, इसका स्क्वायर किया, फिर वॉल्यूम एलिमेंट 3D में आर स्क्वायर डी आर लिख लेना, ये याद कर लेना। अगर आर स्क्वायर नहीं लिखा, ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, प्लीज आर स्क्वायर लिखना जरूरी है। इसीलिए मैंने आपको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हल्का सा रिवाइज किया। और ये आर जीरो स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा? आर जीरो जीरो करते थे ना, तो आर जीरो क्या हो जाएगा? आर जीरो क्या हो जाएगा? ये लिमिट तो आ जाएगी आर जीरो, ठीक है। क्यों आई आर जीरो लिमिट? क्योंकि जीरो को आर जीरो बोला। क्यों? क्योंकि आर जीरो को जीरो बोला तो आर की पावर
4 1 by r की पावर 4 कस के 1 by r की पावर 8 r स्क्वायर r की पावर 8 में r की पावर 6 इसका इंटीग्रेशन सोल्व करके क्या है r की पावर -6 का इंटीग्रेशन क्या होता है r की पावर -5 और -5 पहले की तरह आ जाएगा ना तो सोल्व करके फिर इसका आंसर फाइनाइट आएगा इसका मतलब डी ऑप्शन इज आल्सो एडमिसिबल वेव फंक्शन इसका मतलब सी ऑप्शन इज एडमिसिबल डी ऑप्शन इज एडमिसिबल लास्ट में करने के बाद मैंने टिक किया पूरा क्वेश्चन जो है ये एडमिसिबल वेव फंक्शन का है लेकिन इन 3 डायमेंशन तो ये जो है सेकंड लेक्चर क्वांटम मैकेनिक्स का एडमिसिबल वेव फंक्शन इन 3 डायमेंशन थैंक यू